नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। सर, पहले तो नमस्कार, प्रणाम, जय नमस्कार, श्री नमस्कार। राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हर मैंने हर ये महादेव। हर हर महादेव। सर, मैंने ये शो शुरू करने से पहले एक ट्वीट करा था कि जय श्री राम बंगाल में बड़े सारे रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए उसके। बट सर, मेरा आपसे बस अनुरोध रहेगा, इसमें हम लोग बस 5-5 7-7 मिनट एक-एक स्टेट का ओवरऑल अभी तक जो चल रहा है, अभी भी मतलब फ्लूइड है सिचुएशन, बट कहीं न कहीं पिक्चर क्लियर होती हुई दिख रही है। तो स्टार्ट करते हैं बंगाल से सर। अभी तो कई चैनल्स तो 180 190 दिखा रहे हैं, कई चैनल्स 160 170 दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? नंबर तो छोड़ दीजिए, बट ओवरऑल ममता 4 मई दीदी गई। देखिए, ये आज के जो जो चुनाव परिणाम आए हैं, उससे सबसे बड़ी बात ये है कि 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुला और 5 अगस्त 2019 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन हुआ और नवंबर 2025 में वहाँ पे ध्वजारोहण भी हो गया। यानी भारत की जो हमेशा की पीड़ा थी कि इंडियाज़ ग्रैंड नैरेटिव हम खुद लिखेंगे, अपनी कहानी हम लिखेंगे, हमारी कहानी लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड कर्ज़न नहीं लिखेंगे, हमारी कहानी लंदन में नहीं लिखी जाएगी, जो अब तक चल रहा था। तो अ, फ फ तो फरवरी 86 में ताला खुलने के बाद मई 2014 में जब मोदी की सरकार बनी, तब बहुत ही कंसर्टेड और बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड तरीके से भारत की कहानी भारतीयों द्वारा लिखे जाने का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और आज जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, ये उसका ये उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड ऑन इट्स ओन और ये हमको आज भी हर दूसरे साल, तीसरे साल सिद्ध करना पड़ता है। हर लोकसभा चुनाव में सिद्ध करना पड़ता है। अगले वर्ष 5 विधानसभा चुनाव में होंगे, तो बीजेपी को फिर ये सिद्ध करना पड़ेगा। 2028 में फिर 5 राज्यों में चुनाव होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल एंड कर्नाटका। फिर ये सिद्ध करना होगा। अप्रैल मई 29 में फिर लोकसभा चुनाव होंगे, फिर ये साबित करना होगा। तो इंडियाज़ ग्रैंड नैरेटिव विल बी रिटन बाय इंडियंस। ये बाहर वाले लोग नहीं लिखेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं लिखेगा, ये यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नहीं लिखेगा, ये ग्लोबल हम्बर इंडेक्स बनाने वाले नहीं लिखेंगे, ये इंडिया का प्रेस फ्रीडम में क्या इंडेक्स में हम ऊपर है कि नीचे हैं, ये लोग तय नहीं करेंगे। इंडिया में डेमोक्रेटिक स्लाइडिंग हो रही है, ये लोग नहीं तय करेंगे, ये हम तय करेंगे। ये आज का जो जो चुनाव परिणाम है, ये केवल इसी पॉइंट को रीइंफोर्स करता है, अंडरलाइन करता है और जोड़ देता है। तो आज के चुनाव जो परिणाम हैं, मेरा मानना है कि मई 2014 में जब बीजेपी का बहुमत आया था, तब ब्रिटेन के अखबार गार्जियन ने लिखा था कि भारत की ये दूसरी आज़ादी है। मैं आज ये कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम आया है, ये बंगाल की पहली आज़ादी है। इसी बंगाल ने 1905 में बंग-भंग झेला। इसी बंगाल ने 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन डे की कार्रवाई झेली और उसमें हज़ारों हिंदू मारे गए और लूटे गए, घर जलाए गए, महिलाओं के संग बलात्कार हुआ और उस समय ये जि जिन्ना के साथ खड़े हुए थे ज्योति बसु, जो बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। और जब गोपाल पाठा ने पलटवार किया था, तब एक मुस्लिम लीग ने एक रिलीफ रिहैबिलिटेशन कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के कन्वीनर थे शेख मुजीबुर रहमान, जो बाद में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये इतिहास है। तो ये वही बांग्लादेश है, जहाँ से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ, जहाँ जहाँ आनंद मठ लिखा गया, जहाँ से जहाँ से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसी इसी प्रदेश में स्वामी विवेकानंद थे और सनातन हिंदू राष्ट्रवाद का जन्म भी इसी राज्य में हुआ था। आज इसमें 50 साल के या बल्कि 80 साल के कांग्रेस की, कम्युनिस्टों की और कांग्रेस से निकली तृणमूल कांग्रेस की काली छाया से ये प्रदेश मुक्त हुआ। तो मेरा मानना है कि भारत के इतिहास में मई 2014 के बाद आज ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जी। नहीं सर, बिल्कुल। और जिस तरह से मतलब मैं तो दंग रह गया कि कल रात को सर मैं देख रहा था, पता है आपको, 5-5 हज़ार रुपए के पैकेट दिए जा रहे थे टीएमसी की तरफ से। 5-5 हज़ार रुपए के पैकेट्स ये लोग दे रहे थे लोगों को, और उसके बाद भी अगर लोगों ने ये करा है, मतलब
देखिए, इससे आगे एक बात क्या बहुत बोले? साफ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा सिंगुलर कंट्रीब्यूशन है नरेंद्र मोदी का, नेहरू के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में कभी भी हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस चल रही थी, जिसके ज़रिए क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली ऐसी पार्टी है, जिसने जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो डेमोक्रेसी के नाम पे जो परवर्ज़न हो रहा था, उसको रोका। केवल ये जात के आधार पर राजनीति करते हैं, एक जात को पकड़ो, थोड़ा मुसलमान ले लो, तो थोड़ा ये ले लो, थोड़ा वो ले लो। कोई इनके पास पॉलिटिकल विज़न नहीं है, किसी मुद्दे पे कोई कन्विक्शन नहीं है, देश से उन्हें लेना-देना नहीं है, देश के बारे में कोई लॉन्ग टर्म उनका व्यू नहीं है। यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जात केवल इलेक्शन जीतो, सरकार में आ जाओ तो खूब तो लूटो, पैसा कमाओ और फिर आराम फरमाओ। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के कारनामे आप जानते हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा आप जानते हैं वहाँ सरकार क्या कर रही है। पंजाब में अकाली दल बीजेपी का उससे अलायंस खत्म हो गया। हरियाणा में चौटाला के परिवार की 3 क्षेत्रीय पार्टियां तीनों किनारे हो गई। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस किनारे हो गई। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे केवल हिंदू का नारा, जब मन हुआ हिंदू, जब मन हुआ मराठी मानुस, जब मन हुआ उत्तर भारतीयों को मारने लगे और जब मन हुआ तो दाऊद इब्राहिम की गोद में जाके बैठ गए। वो भी किनारे हो गए। शरद पवार कहाँ हैं? आज कोई ढूँढने अब आज आज उनका कहीं कोई अता-पता नहीं मिलता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। तो क्षेत्रीय पार्टियों को जिस तरीके से बीजेपी ने इंडियन और आम आदमी पार्टी ऑफ दिल्ली, इन क्षेत्रीय पार्टियों की जो एक ये हुड़विंकर हैं, ये एक मुद्दे फँसाते हैं कि हम तुमको फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री में सबको नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और ये सरकार के एक्सचेकर पर बोझ लाद देंगे, लेकिन कभी ये नहीं बताएँगे कि ये इन सारी योजनाओं को फाइनेंस करने के लिए पैसा लाएँगे कहाँ से? तो बीजेपी का ये जो सिंगुलर कंट्रीब्यूशन है, जो और मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी का कंट्रीब्यूशन है कि भारत की राजनीति में जो ये परिवर्तन था, ये फ्रेगमेंटेशन था। अब अगर 2 राष्ट्रीय पार्टियाँ अगर मेन कंटेस्टेंट होती हैं, तो इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स इम्प्रूव होगा और आपको मालूम ही है पिछले 12 सालों में बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने परिवारवाद और डायनेस्टी रूल के खिलाफ एक बहुत सस्टेन कैंपेन चलाया है। यहाँ तक भी कहा था कि हम ऐसे 1 लाख लोगों को पार्टी में लाएँगे, जिनका कभी जिनके परिवार का कोई व्यक्ति कभी जो है राजनीति में नहीं था। तो आज बंगाल में क्षेत्रीय पार्टी मार्जिनलाइज़ हुई है, आज तमिलनाडु की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी डीएमके मार्जिनलाइज़ हुई है। वो अलग बात है कि उसके जवाब में भी एक एक क्षेत्रीय पार्टी ही उभरी है। लेकिन अब कम से कम एक एक बड़ा प्लेयर अगर मार्जिनलाइज़ हुआ है, तो छोटा प्लेयर जो है अब ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। बस जो जो है इलेक्शन रिजल्ट्स तमिलनाडु का। तो आई डोंट थिंक टीवीके इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लेयर। अल्टीमेटली अब बीजेपी के पास केवल 3 स्टेट है जहाँ उसको चैलेंज है, जहाँ उसको लड़ना है, वो तमिलनाडु है, वो केरल है और वो पंजाब है। 3 पंजाब। स्टेट हैं। लेकिन आज बंगाल का किला फ़तेह हो गया। ये भारत के स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास की और चुनावी राजनीति के इतिहास की ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जी। सर, सबसे बड़ा सर मेरे को दिखता है बंगाल तो ऑब्वियसली एकदम हेडलाइन स्टीलर है। सर तमिलनाडु में टीवी के आगे है और एआईएडीएमके का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। बट सबसे बड़ी जो चीज़ है कि डीएमके का पत्ता साफ हो गया है। जो एक एंटी सनातनी, एंटी इंडिया तक मैं बोलने को तैयार हूँ मतलब जिस हमेशा तरह से, से हमेशा से, हमेशा 65 का इनका दौर देखिए, 65 में कहा जाता था कि इंडियन यूनियन की सबसे कमज़ोर कड़ी तमिलनाडु है। और जो पेरियार का नारा था, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और हुँ, जैसे-जैसे ये सत्ता में आते गए और इनको पैसे का स्वाद मिलता गया, तब इन्होंने अपना एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी हिंदी जो टाइरेड है, वो थोड़ा टोन डाउन किया है। त और तमिलनाडु में जो भी हुआ है कि ये जो हमारा लेफ्टिस्ट सेकुलर जिहादी मीडिया ने इस बात को दबाने में वो सफल रहा कि डीएमके के खिलाफ अ, एंटी इनकम्बेंसी है। और इसके चलते जो एआईडीएमके बीजेपी में जो सीट शेयरिंग की, बीजेपी ने अपने शेयर का सैक्रिफाइस किया। केवल 27 सीटों पे चुनाव लड़ी और वो भी 27 सीटें वो जो उसके बिगर पार्टनर एआईएडीएमके ने तय की थी। तो और बीजेपी ने ये केवल इसलिए किया था कि डीएमके को सत्ता में वापस आने से रोकना है।
और वो उसमें सफल रहे। तो और मुझे लग रहा है कि ये हंग असेंबली आएगी, लेकिन ये जो इंडी अलायंस है, जिसका नाम मैंने रखा है हिजबुल्लाह अलायंस, द पार्टी ऑफ अल्लाह, ये हिजबुल्लाह अलायंस है, ये इसका नाम इंडिया अलायंस है। तो इसकी तो कमर टूट गई, और वास्तव तो सच बात तो ये है, ये इंडिया गठबंधन कभी इसकी गांठ कभी बंधी ही नहीं थी। और यदि एक कोई गांठ थी भी, तो वो खुल गई तमिलनाडु में, वो खुल गई बंगाल में। हाँ, उनको एक सांत्वना पुरस्कार मिल गया है, उनको एक जो है कंसोलेशन प्राइज मिला है, वो है केरल। लेकिन केरल में भी जो बीजेपी की सीट्स आ रही हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। मेरा ज्यादा रुचि ये जानने में है कि उनका वोट शेयर क्या है। यदि बीजेपी का वोट शेयर अगर 15 से 20% के बीच में है, देन इट इज सर्टेनली ए बिग अचीवमेंट। यदि 20 के ऊपर है तो भी ये अचीवमेंट है। और एलडीएफ की परफॉर्मेंस जो अब हमें देखने को मिल रही है, तो बहुत ही थिन मेजोरिटी आएगी यूडीएफ की, अगर 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 अब तक आ गई होगी तो कुल मिला के ये सारे परिणाम जो हैं, और सबसे डिवास्टेटिंग अगर परिणाम कहीं है कांग्रेस के लिए, वो तो आसाम में है। जो उनका टॉप नेता गोगोई भी पीछे चल रहा है, और शायद बीजेपी इज हेडिंग फॉर ए 2/3 मेजोरिटी। और बंगाल और आसाम के चुनाव परिणाम से एक बात और सामने आ रही है, जो पिछले 100 साल से नैरेटिव चल रहा है देश में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी की बैटल इट इज बिटवीन फैक्ट एंड द नैरेटिव। तथ्य और कहानी के बीच की लड़ाई बीजेपी लड़ रही है, और ये नैरेटिव इस देश में बड़ा मजबूत है कि साहब बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है। तो एंटी मुस्लिम पार्टी इसलिए है कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत, बीजेपी स्टैंड्स फॉर डीकोलोनाइजिंग इंडिया। 1986 के नवंबर में मैं मिला था के.आर. मलकानी से, जो ऑर्गेनाइजर के एडिटर भी रहे हैं, और वो पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, राज्यसभा के मेंबर थे। तो मैंने कहा कि अयोध्या का ताला खुल गया है फरवरी 86 में, और पूरे प्रदेश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं, तनाव हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई मंदिर बनाने का आंदोलन नहीं है। मैंने जीवन में पहली बार शब्द सुना उन्होंने कहा इट्स ए मूवमेंट टू डीकोलोनाइज इंडिया। और इसी शब्द को 28 साल बाद मई 2014 में, शायद 26 या 27 मई को, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोकसभा के अपने पहले भाषण में कहा था कि भारत को 1200 साल की गुलामी से मुक्त कराना है। और लोगों के मन में ये जो भ्रम फैला हुआ है कि बीजेपी कम्युनल पोलराइजेशन करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति केवल डीकोलोनाइजेशन की राजनीति है। हिंदुत्व की राजनीति किसी मजहब, किसी जाति, किसी वर्ग के खिलाफ घृणा की राजनीति नहीं है। और पीएम ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन के अपने भाषण में, जो पीआईबी की साइट पर अवेलेबल है, उन्होंने साफ कहा था कि विकास और विरासत, डेवलपमेंट एंड द हेरिटेज विल ऑलवेज मूव टुगेदर। मंदिर भी बनेगा, एक्सप्रेस वे भी बनेंगे, लोगों को 4 करोड़ 6 करोड़ लोगों के घर भी बनेंगे, 14 करोड़ लोगों को फ्री एलपीजी सिलेंडर भी मिलेगा, 50 करोड़ लोगों के टॉयलेट भी बनेंगे, और लोगों को जो है घर में जल भी मिलेगा। आयुष्मान भारत के लिए 50 करोड़ लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा होगा। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क फूड ग्रेन मिलेगा, गेहूं चावल, जो आज भी मिल रहा है। तो उन्होंने ये चीजों को बहुत साफ साफ जोड़ा था। और जब संभल का विवाद हुआ था नवंबर 2024 में, जब वहां पे जो जो वहां की जामा मस्जिद है, जो कि हरिहर मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, मामला कोर्ट पे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, तब भी योगी जी ने, यूपी असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो हमारा है वो हम वापस लेंगे, हमें किसी का नहीं छीनना है। तो संघ को जो हमेशा ये मुसलमानों को ये बताया जाता है कि ये हक और बातिल की लड़ाई है, यानी बिलीवर एंड नॉन बिलीवर की लड़ाई है। ये हक और बातिल की लड़ाई नहीं है, ये केवल ये इट्स ए बैटल फॉर डिफाइनिंग द आइडिया ऑफ इंडिया। जो नेहरूवियन लेफ्टिस्ट आइडिया ऑफ इंडिया है, वो भारत ने बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। और जिसको भी कोई शंका हो, मई 2014 में किया, फिर मई 2019 में किया, फिर जून 2024 में किया, और आज फिर किया है। तो अगर अभी भी जो है, जो हमारा यूरोपियन टूल पे चलने वाला, यूरोपियन आइडियाज पे चलने वाला, और यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम पे चलने वाला जो हमारा विपक्ष है, यदि उसको अगर आज भी समझ में नहीं आता है, then they are going to face much more harsh difficulties in the coming electoral battles. जी,
सर केरला में तो खैर कांग्रेस का आई मीन एलडीएफ यूडीएफ का ऊपर नीचे चलता रहता है, बट इस बार ही आपको क्या लगता है? मेरा तो एक सेलिब्रेशन है आज का, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी हैप्पी केरला में जो चीज हुई है, बट एक जो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है कि भाई दिस इज द लास्ट कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। देखिए, केरल की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक बड़ा परिवर्तन बीजेपी के कारण से आया है। अभी 4 दिन पहले शशि थरूर जो कि तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने खुद ये माना है कि बीजेपी की राइज की वजह से एलडीएफ यानी कम्युनिस्ट और कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ को अपनी-अपनी पॉलिटिक्स को रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा है। और केरला में बीजेपी की वजह से परिवर्तन ये हुआ कि 2021 में और 2015 में लगातार 2016 में लगातार 2 बार एलडीएफ की सरकार बनी है। जबकि वहाँ का जो इलेक्टोरल साइकिल है, हर 5वें साल वहाँ पे सरकार बदल जाती है, तो ये साइकिल वहाँ डिस्टर्ब हुआ अ, केरल में और लगातार 2 बार सरकार बनी और तीसरे बार बनने का दावा था जो नहीं बन पा रही है। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये है, सबरीमाला मंदिर को लेकर के जो जो सीपीएम सरकार का बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइडेंट एंटी हिंदू, एंटी सनातन जो स्टैंड था, बीजेपी के दबाव में उनको अपना स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में बदलना पड़ा। आपको याद होगा कि वहाँ पे जो है मेंस्ट्रुअल एज की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि नहीं वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स कैन गो देयर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आदेश अमेंड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सनातन धर्म की सेंसिटिविटी को पहचाना है। समस्या हमारे संविधान में है कि धर्म को अब्राहमिक रिलीजन यानी यहूदी, ईसाई, इस्लाम को जोड़ दिया गया सनातन धर्म से। धर्म का किसी भाषा में इक्विवेलेंट शब्द नहीं है। रिलीजन इज ए कोडिफाइड लॉ। ये यहूदी, ईसाई, इस्लाम को कहा जाता है ना अब्राहमिक रिलीजन। तो अब्राहमिक रिलीजन अपने आप में ये एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम है। ये एक कोडिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट है, जहाँ पे शामिल होने की शर्त है। सनातन में शामिल होने की कोई शर्त नहीं है। तो ये जो चेंज आया है केरल में, ये बहुत बड़ा चेंज आया है। और अब जैसा शशि थरूर ने कहा है कि अब यूडीएफ को भी अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने में कांग्रेस को भी जब वो कोई भी नया मूव प्लान करेंगे तो उनको ये ध्यान देना ही होगा कि अब केरल की राजनीति में तीसरा प्लेयर उभर गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी। अब इस तीसरे प्लेयर को आप इग्नोर करके अपनी राजनीति नहीं कर सकते। और बीजेपी को वहां पे क्रिश्चियंस का भी समर्थन है, सभी जातियों का समर्थन है। केवल मुसलमान अभी बीजेपी से नहीं जुड़ा है। और तो लेकिन फंडामेंटल चेंज तो केरल की राजनीति में आ ही गया है, भले वहां पे कांग्रेस लेड यूडीएफ की वापसी हो गई। क्योंकि मेरे को वही है सर, एक एक जगह से मतलब खैर कम्युनिज्म का वो पूरा चटका-पटका बाहर निकला है। पुडुचेरी में तो सर नॉन रिजल्ट था, ये तो कोई इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। ये एक्चुअली एक ही स्टेट है जहाँ पर एक ही जगह है जहाँ पर पुडुचेरी में कोई भी सरप्राइज़ नहीं आया कि ठीक है, जो जो था वही मतलब सर नॉन रिजल्ट है। 30 असेंबली की यूटी है वो। और लोगों को ये भी याद नहीं होगा कि ये भी कभी फ्रांस की कॉलोनी थी। ये फ्रांस का जो है ये उपनिवेश था, जो कि 1947 के बाद आजाद हुआ है। और गोवा भी एक उपनिवेश था पुर्तगाल का, जो शायद 60 के आसपास आजाद हुआ है आजादी के 15 साल बाद। तो पौंडीचेरी इज नॉट ए बिग इशू। और आज बिग इशू केवल 3 थे। आसाम में इट वाज ए फोरगोन कंक्लूजन कि बीजेपी पावर में आ रही है। और बस कंटेस्ट केवल 3 ही जगह लोगों को प्रतीक्षा थी। इट वाज तमिलनाडु, इट वाज केरला, सॉरी केरलम एंड वेस्ट बंगाल। तो सर वेस्ट बंगाल में जो 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 ममता बनर्जी का जो तंबू उखड़ा है, अब इसके बहाल होने की संभावना नहीं है। ये केवल केवल जो है ये एक जो है एक्सटॉर्शन का रैकेट था। इसके पास ना तो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी और इसके सारे नारे भी बांग्लादेश के थे। खेला होबे, जय बांग्ला, माँ माटी मानुस, ये सारे के सारे जो नारे थे ये बांग्लादेश के थे। और मुझे हैरत होती है कि खेला होबे का मतलब ये है कि हम तुमको पीटेंगे।
एक संसदीय लोकतंत्र के देश में एक राज्य की विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसकी नेता खुलेआम हिंसा की धमकी दे रही है, और कभी दिल्ली में, नोएडा में बैठे हुए जो सेकुलरिज्म के झंडा बरदार हैं, उन्होंने कभी इस पे सवाल नहीं उठाया। हुँ। और अगर एक बीजेपी के नेता से कोई ज़रा-सी गलती हो जाती है, तो तुरंत जंतर-मंतर दिल्ली में 50,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और क्या हुआ, ममता बनर्जी के समय सारे मंत्री, एक मंत्री था पार्थ चटर्जी, उसके घर से 30 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। तो ये सब जो हो रहा था, तो इस चुनाव के ज़रिए इंडियन पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में डेमोक्रेसी के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, जात की राजनीति के नाम पर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई होती है, उसके आधार पर जितने पाखंड चल रहे थे, वो सारे के सारे आज अपने आप वो अपनी गति को प्राप्त हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल में 12 साल में उन्होंने किसी भी अपने राजनीतिक विरोधी को स्टेट पावर की ब्रूटल आर्म के ज़रिए एलिमिनेट करने का प्रयास नहीं किया। जो हुँ। पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसके ज़रिए आइए हम मैदान में लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और देखते हैं कौन विजयी होता है, किसको जनता का समर्थन प्राप्त होता है। वो किया। अरविंद केजरीवाल मार्च 2024 में जेल गए थे। बीजेपी के ऊपर दबाव था कि इसकी सरकार को बर्खास्त किया जाए, लेकिन नहीं किया। फरवरी 25 में वहाँ विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी को 70 में 48 सीटें मिली, एंड बीजेपी हैड द बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन लास्ट 4 इलेक्शंस इन दिल्ली, वहाँ सरकार बनी। यही हुआ है बंगाल में, यही हुआ है अन्य राज्यों में भी, यही हुआ है महाराष्ट्र में भी। आपको याद होगा नवंबर 2019 में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। उसके बावजूद जो है उद्धव ठाकरे अलग चले गए और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बीजेपी ने उनको भी 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2024 नवंबर के विधानसभा चुनाव में उनको चुनाव के मैदान में हराया। तो ताकि हुँ। किसी को तो ताकि इस चुनौती का या जो सोशल अनरेस्ट का जो एक पोटेंट सोर्स है, उसका स्थायी समाधान हो सके, और वो हुआ। तो ये जो चुनाव अब हुए हैं, और अब जो है भारत में आप देखेंगे जिस तरह की भाषा, जिस तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स राहुल गांधी चलाते हैं, नरेंद्र सरेंडर, और कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मोदी तेरी खबर खुदेगी, मोदी की माताजी को गाली देते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ी-सी इनको सुध आएगी, और जो इन्होंने बेवकूफ़ी अभी 16 अप्रैल को लोकसभा में की है, जिस तरीके से अ, मोदी गवर्नमेंट ने 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संसद में पेश किया, वो बिल डिफीट हो गया। और उसका पर्पस केवल ये था कि जो आर्टिकल 81 है, वो ये कहता है कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, और जनगणना के आधार पर जो आंकड़े आएँगे, उसी के आधार पर नई सीटें बनेंगी। सरकार इसको अमेंड करके डिलिमिटेशन को सेंसस से डीलिंक करना चाहती थी, और सरकार का प्रस्ताव था हर राज्य में 50% सीटें बढ़ा दी जाए लोकसभा की। हुँ, हुँ। अब ये नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब जो है यूपी की सीटें जो 80 की 150 हो जाएँगी, औ औ और तमिलनाडु की जो 40 सीटें हैं, वो 40 की 46 रहेंगी। क्योंकि तमिलनाडु का जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 1.5% है, यूपी का 2.5% है, बिहार का 3% है। तो जिसकी आबादी ज़्यादा होगी, वहाँ सीटें बढ़ जाएँगी। और केंद्र सरकार इसी एनोमली को दूर करने के लिए कि डिलिमिटेशन को सेंसस से अलग कर रही थी, डीलिंग कर रही थी, कि जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण नहीं किया जाएगा। उन्होंने पास नहीं होने दिया। अब देखिएगा जूते पड़ेंगे इनको, और जब अगले सत्र में एक सिंपल बिल आएगा डिलिमिटेशन का, वो पास हो जाएगा, उसको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब ये क्या जवाब देंगे आपके ये जो है डीएमके वाले, कि हमने बिल का विरोध क्यों किया था? अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे, हमने बिल का विरोध क्यों किया था? हुँ। अब वही होगा, नॉर्थ साउथ डिवाइड अब जो है गहरा हो जाएगा, और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं, उनकी सीटें 50% से ऊपर हो जाएँगी पार्लियामेंट में। और ये जितने भी छोटी आबादी के प्रदेश हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हिंदी स्पीकिंग स्टेट की तुलना में कम रही है, उनकी सीटें कम हो जाएँगी। करेक्ट।
नहीं सर, ये तो बहुत मतलब बोलते हैं ना एकदम ज़बरदस्त खेला है एंड आई एम सो हैप्पी जिस तरह से ये चीज़ हुई है और आपने मेरे लिए समय निकाला सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे ये पूरा सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, बट आपने मेरे लिए समय निकाला वन्स अगेन थैंक यू सो मच। सब ऑडियंस थैंक से यू। रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सर के लिए एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। हम लोग वापस आएँगे 3:15 बजे जब हम थोड़ा-सा और क्लैरिटी हो जाएगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।